हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो को हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक टास्क है दैट सपोज यू हैव कंडक्टेड एन 20 मार्क्स एग्जाम फॉर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। What is the estimate that one student can score 60 to 70 marks in the exam? तो आपने जो एग्जाम कंडक्ट की है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे क्या चांसेस है कि उस स्टूडेंट को 60 टू 70 मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो जो मार्क्स उस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स को मिले हैं उनका एक टेबल लगेगा। सो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि दिस इज द मार्क्स दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैज स्कोर। अब हमें क्या करना है कि 60 टू 70 मार्क्स मिलने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी मार्क्स मिले हैं उनको हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद हमें पता चलेगा कि किस रेंज में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें 60 टू 70 रेंज के स्टूडेंट्स अगर चाहिए तो हमें जो ग्रुप करने पड़ेंगे मार्क्स के, वो 10 के मार्क्स के बीच में उनको डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि वी हैव डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इन 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 के मार्क्स के हिसाब से हमने बिन्स बना लिए हैं। तो उस बिन में कौन सा स्टूडेंट्स किस बिन में फॉल होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट मार्क्स हमारे हैं 99, सो वो 90 टू 100 में फॉल करेगा। देन 59, देन 67, देन 29, देन 51, देन 58, देन 36, देन 74, then 49, then again 58, 48, 79, 65, 49, then 66, 34, 68, 28, 45 एंड 57। सो यहाँ पे जितने जितने स्टूडेंट्स को क्या क्या मार्क्स मिले थे वो हमने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट्स हु कैन स्कोर्स बिटवीन 60 टू 70 मार्क्स। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स को 60 टू 70 मार्क्स मिले हैं, ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4। सो वी हैव टोटल 4 स्टूडेंट्स हु गॉट 60 टू 70 मार्क्स। सो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 60 टू 70 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है कि आपको जो मार्क्स मिले हैं वो कितने हैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूं कि टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 60 टू 70 और टोटल स्टूडेंट्स है 20। सो 4 आउट ऑफ 20, दिस पर्टिकुलर परसेंटेज विल बी द 20%। सो 20% स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिनको 60 टू 70% मार्क्स मिले हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट्स है उसको 60 टू 70% मार्क्स मिलने के चांसेस कितने हो जाएंगे आपके, 20%। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि इस पर्टिकुलर मिडिल रेंज में प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट्स को 40 टू 70 मार्क्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, या 10 या 90 100 आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारा एक जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, बट हमने यहाँ पे ये हिस्टोग्राम से हमें पता चल रहा है। तो हिस्टोग्राम हमें क्या बताता है कि आपके जो मार्क्स है या फिर आपका जो डाटा है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चीज आपको यहां से पता चलती है। तो ये हम चीज हिस्टोग्राम से इजीली पता कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को जो बोला जाता है, इट इज नेम द गिवन इज अ हिस्टोग्राम।
अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर इस हिस्टोग्राम में हमें कोई नया एनालिसिस करना है, मीन्स अगर हम देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट से उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 80 to 90 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे हिस्टोग्राम में देखेंगे कि वहां पे एक भी स्टूडेंट्स ने 80 to 90 स्कोर नहीं किया हुआ है। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखोगे तो अगर कोई स्टूडेंट्स 90 के अबव स्कोर कर सकता है तो देयर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस दैट अ स्टूडेंट्स कैन स्कोर बिटवीन 80 to 90। तो वो स्कोर अगर पॉसिबल है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि ये ग्राफ से वो तो वैल्यू 0 दिख रही है बट एक्चुअल सिचुएशन वैसे नहीं रहेगी। सो दैट इज वाई आपका हिस्टोग्राम आपको एक राइट एस्टिमेट देने के लिए कैपेबल नहीं होता है हमेशा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ अ हिस्टोग्राम वी कैन सिंपली क्रिएट वन कर्व। तो हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो कर्व हमारा कैसे रहेगा कि इस डाटा को फिट हो जाए उस हिसाब से अगर हम इसको कर्व में फिट करते हैं तो आपका इस हिसाब से एक कर्व बन सकता है। अब हम क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो इस कर्व के अंदर जितने मार्क्स है वो आपके टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स रहेंगे। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि एरिया अंडर द कर्व जो रहेगा वो टोटल एरिया है। जिस पर्टिकुलर एरिया की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उतनी एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मींस यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 80 to 90 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया कितना है उतने जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उस स्टूडेंट को 80 to 90 मार्क्स मिलने के क्या चांसेस है। तो आपका कर्व एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करता है कि हिस्टोग्राम जो आपको पूरे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है, कर्व आपको कोई भी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बता सकता है। तो हम यहाँ पे इजीली इंटीग्रेशन वगैरह यूज करके कोई भी एरिया का अंडर का कर्व का जो एरिया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे और एक एडवांटेज क्या आता है कर्व यूज करने का कि हिस्टोग्राम में हमने जो बीन सिलेक्ट किए थे मीन 60 to 70 उससे हमें क्या पता चल रहा था सिर्फ उस रीजन में प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते थे। अगर उसी के लिए हमें चाहिए कि 50 to 55 की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो हमारा हिस्टोग्राम में पॉसिबल नहीं होता है जो हम कर्व के थ्रू पॉसिबल कर सकते हैं। क्योंकि कर्व में हमें क्या करना है कि सपोज हमें चाहिए 30 to 35 मार्क्स किस स्टूडेंट्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं 30 to 35 एरिया जो है उस एरिया का जो हमारा एरिया आता है उस पर्टिकुलर रीजन का वो एरिया कैलकुलेट करेंगे और उस एरिया से हम इजीली प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमेशा आपका एक कर्व ड्रॉ करना आपके डाटा के थ्रू ये हमें ज्यादा सुटेबल रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिस्टोग्राम वी यूजेस अ कर्व। So both the histogram and curves shows us the distributions। तो दोनों इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चलते हैं कि डाटा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे शो अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दोनों हमें ये शो करता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी आपकी किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पे जो सुटेबल डाटा है वो हम यूज करने वाले हैं। तो कर्व में हमारा क्या होता है बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली अभी हमने जो ड्रॉ किया है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये एक पर्टिकुलर कर्व जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम ज्यादा स्टडी करने वाले हैं, उसके ऊपर हम अभी फोकस करने वाले हैं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कर्व जो होता है वो एक मीन वैल्यू के अराउंड सेंटर्ड होता है और बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन में वो लीनियरली डिक्रीज करते जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने हैं या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें लगती है। तो फर्स्ट वी रिक्वायर द एवरेज मेजरमेंट। तो हमें सबसे पहले एवरेज लगता है एंड देन हमें जो नेक्स्ट थिंग लगती है दैट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो करता है कि हमारा डाटा कितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। सो हम सबसे पहले कुछ चीजें हम
एक पाइथन के कोड में देखेंगे कि हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज हम सबसे पहले देखेंगे, देन हम कैलकुलेशंस देखेंगे। तो हम ये चीजें अभी गूगल कोलैब में करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आपको वो पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पे गिटहब में वो फाइल जो है CSV फाइल जो मार्क्स हमने अभी देखे मैंने वो अपलोड की है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। सो अगर आपको ये इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको वो ओपन करना पड़ेगा, उसके ऊपर रॉ में जाना है। रॉ में जाने के बाद यहाँ पे जो कोड जनरेट होगा लिंक, वो लिंक आपको कॉपी करनी है। नाउ वी विल कम टू अवर गूगल कोलैब नोटबुक। ये आप आपका खुद का कोई भी नोटबुक ओपन कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो हमें लाइब्रेरीज कौन कौन से लगने वाली है, सबसे पहले तो हम CSV फाइल इंपोर्ट करने वाले हैं। सो वी विल रिक्वायर्ड पांडास, सो वी विल इंपोर्ट इट, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी जो हमारा होता है वो हमारा एलियास होता है। देन हमें नेक्स्ट क्या लगेगा, इंपोर्ट नमपाई। नमपाई हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए लगेगा, उसका एलियास हम यूज करेंगे NP। उसके बाद हमें सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज करनी है, क्योंकि अगर हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें सीबॉर्न लाइब्रेरी एडवांस ग्राफिकल कर्व्स प्लॉट करने के लिए हेल्प करता है। सो सीबॉर्न एज SNS उसका एलियास रहता है। और लास्ट में हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब हमें किस लिए यूजफुल होता है, अगर उसके नेमिंग वगैरह करने हैं या सिंपल प्लॉट जनरेट करने हैं तो उसके लिए आपका मैटप्लॉटलिब यूज होता है। तो इसको हम रन करेंगे। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, डाटा सेट इंपोर्ट करना है। सो डाटा सेट हम डिफाइन करेंगे DF वेरिएबल में एज अ डाटा फ्रेम, और यहाँ पे हमारा रहेगा pd.readcsv, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपने जो अभी लिंक कॉपी की थी वो लिंक आपको पेस्ट करनी है एंड रन दिस पर्टिकुलर कमांड। अब डाटा फ्रेम में वो CSV फाइल जो है वो लोड हो चुकी है। सो उसका हम एक डेमो देख सकते हैं, फर्स्ट 5 रोज यूजिंग df.head कमांड। सो ये मार्क्स वही यहाँ पे शो कर रहे हैं, इट इज द सेम मार्क्स। अब हमें क्या करना है, हम इसका प्लॉट देखेंगे कि हिस्टोग्राम अगर हमें इससे प्लॉट करना है तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज SNS कमांड, sns.histplot। सो histplot उसकी कमांड रहेगी, और हम किसको प्लॉट करने वाले हैं, मार्क्स को। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको ब्रैकेट में जो मार्क्स लिखने हैं वो df.marks, और उसको शो करने के लिए plt.show। अगर आपको टाइटल यहाँ पे लिखना है तो आप plt.title एंड उसको हम हिस्टोग्राम नाम दे सकते हैं। अब इसको हमें रन करके देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उसको डायरेक्टली रन करते हो तो वो डिफॉल्ट बिन जनरेट करता है। तो डिफॉल्ट कितने बिन जनरेट करने चाहिए ये हमारा जो कोलैब या पाइथन है वो खुद से डिसाइड करता है, बट इट विल नॉट ऑलवेज सॉल्व योर पर्पज। जो आपको चाहिए उस हिसाब से वो बिन सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कितने पर्टिकुलर बिन्स होने चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हमें वो चीज डिसाइड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बिन की साइज दे सकते हैं। तो बिन की साइज डिसाइड करना एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बिन साइज, बिन साइज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें सपोज साइज हमारी होनी चाहिए, यहाँ पे मैं 30 की साइज दे देता हूं और इसको हम रन करके देखेंगे। सो बिन साइज नहीं, हमें बिन साइज नहीं यूज करना है, वी हैव टू यूज बिन विड्थ। बिन विड्थ, सो बिन विड्थ हम यहाँ पे अगर देते हैं 30 और हम ग्राफ को एक बार प्लॉट करके देखते हैं, तो अगर हम बिन विड्थ 30 लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 लाइंस प्लॉट हो रहे हैं। तो ये इस टाइप का हिस्टोग्राम भी कोई सेंस नहीं करता है, बिकॉज हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हमें कोई भी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर हम बिन साइज को रिड्यूस कर लेते हैं 2 के ऊपर और उसको फिर से रन करके देखते हैं, अब यहाँ पे भी देखो कि आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एवरी बिन में आपकी 1 या 2 ही वैल्यू आ रही है। सो दैट इज वाई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपका डाटा सेट कितना लार्ज है
उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपकी बिन साइज जो है वो क्या रहनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप बिन साइज 10 रखोगे और हम ग्राफ देखेंगे कि इट इज काइंड ऑफ सुटेबल ग्राफ, बट फिर भी हमें 60 टू 70 का जो रेंज है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। सो हम खुद की बिन्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिन इज इक्वल टू, और हम खुद से पूरी वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, और इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे आपके बिन्स जो है, जो हमने प्लॉट किया था हिस्टोग्राम, सेम टाइप ऑफ हिस्टोग्राम यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डाटा। तो आपके पास कोई भी डाटा अवेलेबल है तो आप उसको एक बार देख सकते हो कि हाउ दैट डाटा इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर हमें इससे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर प्लॉट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है वो हम यहाँ पे ढूंढ देखेंगे। कि हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करना है तो फर्स्ट थिंग हमें चाहिए कि एवरेज मेजरमेंट, कि उस पर्टिकुलर कर्व का सेंटर कहाँ पे है। वो सेंटर नॉर्मली डिफाइन किया जाता है म्यू से। सो म्यू गिव यू अ एवरेज मार्क ऑफ अ स्टूडेंट। तो वो अगर हमें एवरेज मार्क्स यहाँ पे निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो सिंपली एम यू इज इक्वल टू डी एफ मार्क्स, उसका मीन आपको कैलकुलेट करना है और इसको हम प्रिंट करेंगे। सो 55.95 इज मीन ऑफ आवर पर्टिकुलर डाटा। सो यहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है। वी विल जस्ट राइट इट डाउन, म्यू इज इक्वल टू 55.95, सपोज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 56। ये हमारा मीन हो चुका है। अब मीन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अंडरस्टैंड करना क्या जरूरी है कि हमारा डाटा जो है वो कितना मीन से डेविएट करता है, ये अंडरस्टैंड करना हमारी जरूरी है। तो हम यहाँ पे डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे। सो हम पूरे हर एक पॉइंट का डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। सो एक्स वैल्यू आपकी ग्राफ में हर एक वैल्यू रहेगी, उससे आप जो मीन है वो सबट्रैक्ट करोगे। तो सेम चीज हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, डेविएशन। सो डेविएशन हमारे क्या रहेंगे, जो मार्क्स उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को मिले हैं माइनस आपका म्यू, और वो हम डीएफ डेविएशन में स्टोर कर रहे हैं। तो हम इसको अगेन चेक कर सकते हैं डीएफ डॉट हेड में। तो हमारा एक और कॉलम जनरेट हो चुका है, डेविएशन। अब यहाँ पे देखो डेविएशन में पॉजिटिव वैल्यू भी है, निगेटिव वैल्यू भी है। तो अगर हमें प्रॉपर डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है तो हमें दोनों साइड के वैल्यू अगर आप सम करते हो तो वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। सो इट इज बिन प्रेफर्ड कि उसका हमें स्क्वायर करना जरूरी है। तो स्क्वायर हम जब करते हैं उसको बोला जाता है वेरिएंस। सो वेरिएंस अगर हमें हर एक पॉइंट का कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली आपके डेविएशन का स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो डी एफ में अगर नया कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस, वेरिएंस आपका क्या रहेगा, डेविएशन का स्क्वायर। इसको हम रन करके देखते हैं एंड वी विल जस्ट प्रिंट इट, df डॉट हेड। सो ये हमें वेरिएंस कैलकुलेट करके दे रहा है, हर एक पॉइंट के लिए कितना डेविएशन है उसका डेविएशन रेस टू 2 वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब बेसिकली वेरिएंस क्या होता है वो हम देखते हैं। सो वेरिएंस नॉर्मली क्या होता है कि हर एक पॉइंट कितना डेविएशन है वो हम वेरिएंस से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, मीन्स हर एक पॉइंट का जो हमने डेविएशन निकाला है वो डिवाइड बाय उसका स्क्वायर। सो दिस पर्टिकुलर डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अगर हम पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं
तो आपका वेरिएंस डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस यूर मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ये हम नॉर्मली करते हैं पॉपुलेशन के लिए। अब पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि अगर आपके क्लास में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स है, 20 के 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमने अभी कैलकुलेट किए थे, तो ये आपका टोटल पॉपुलेशन हो गया। बट एक्चुअल केस में क्या होता है कि जैसे हम एग्जिट पोल देखते हैं, एग्जिट पोल में क्या किया जाता है, द पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज। तो हर एक से जाके उसने किस पर्टिकुलर उम्मीदवार को वोट किया है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सिलेक्टिव सैंपल से सिर्फ हम डिसीजन पूछते हैं। मीन्स अगर आपका क्लास 1000 स्टूडेंट का है और आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 100 स्टूडेंट्स अगर कंसीडर किए हैं, तो उस केस में हम जो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं वो आपका सैंपल का होता है। तो वो आपका डिनोट किया जाता है एस स्क्वायर से। इट इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। सो वहां पे अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो डिवाइड करते वक्त हम उसको n-1 करते हैं। ये हमारा करेक्शन, एक बायस जो जनरेट होता है सैंपल लेने से इंस्टेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वो नलीफाई करने के लिए n-1 यूज किया जाता है। दिस इज अ एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, दैट इज व्हाई वी यूज म्यू xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, उनका सम डिवाइड बाय n-1। तो इससे हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट थिंग हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा इज नथिंग बट अ रूट ऑफ वेरिएंस। सो सिग्मा आपका क्या हो गया, x माइनस xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। ये आपको देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम चीज अभी हम यहाँ पे करके देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट अ सम ऑफ वेरिएंस। सो df ऑफ वेरिएंस डॉट सम। सो ये उसको सम देने वाला है एंड डिवाइड बाय हमें क्या करना है, टोटल जो लेंथ है हमारी उससे डिवाइड करना है। सो अगर आपका पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करना है तो df शेप का 0 वैल्यू माइनस 1, इससे हम वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट हियर एज वेरिएंस इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे आपको वेरिएंस मिल चुका है। वी विल प्रिंट द वेरिएंस। सो वेरिएंस हमारा आ चुका है 38। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी इज इक्वल टू एनपी डॉट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एंड हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, 17.57। सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है हमारा डाटा के लिए, वो हमारा कितना आया है 17.57। इसको अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ लेते हैं सपोज 18। तो अगर हमें ग्राफ निकालना है हमारे इसके लिए, तो हमने म्यू निकाला था, म्यू हमारा था 56। तो अगर आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है तो यहाँ पे आपका रहता है सेंटर पोजीशन म्यू, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 56। देन आपका जो 34% ऑफ डाटा आपके पॉजिटिव साइड में रहेगा वो आपका रहता है 1 सिग्मा। लेफ्ट साइड में जो डाटा रहेगा इट इज डिनोटेड बाय -1 सिग्मा। देन दिस विल बी योर 2 सिग्मा, दिस विल बी -2 सिग्मा, दिस विल बी योर 3 सिग्मा एंड दिस इज -3 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कितनी की है, 17। तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस पे अगर आपके मार्क्स है, इफ इट इज शोइंग द मार्क्स, तो सेंटर पोजीशन पे आपके 56 मार्क है। 56 प्लस 18 कितने हो जाएंगे आपके, ये आपका हो जाएगा 74। और इस साइड में आपका कितना हो जाएगा, 56 माइनस 18। सो 56 माइनस 18 आपके कितने हो जाएंगे, 48। तो इस हिसाब से आप हर एक चीज एक्स एक्सिस यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। जस्ट गो ऑन एडिंग 18 ऑन एवरी साइड।
सो ये आपका डेविएशन क्या शो करता है कि ये जो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट अ 2 सिग्मा डिस्टेंस। तो 2 सिग्मा के डिस्टेंस में आपके टोटल 68% ऑफ डाटा जो होता है वो उस पर्टिकुलर रीजन में लाई करता है। देन 4 सिग्मा का जो रीजन हो गया कि -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा में, इस पर्टिकुलर रीजन में आपका 95% ऑफ डाटा लाई करता है, और -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा में 99.7% ऑफ डाटा जो होता है वो लाई करता है। तो आप इजीली इस पर्टिकुलर ग्राफ का यूज करके आप कितनी प्रोबेबिलिटी है किस पर्टिकुलर पॉइंट की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और it is also known as a Gaussian distribution. तो यहाँ पे हमने जो कर्व ड्रॉ किया है वो कर्व हम एक फंक्शन के से डिफाइन किया जाता है, उस फंक्शन को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ये फंक्शन यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम डिफाइन करते हैं। तो ये इक्वेशन एक बार हम डेप्थ में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू है म्यू की। सो ये मीन जो है हमारा यहाँ पे है जो हमने डिफाइन किया है म्यू से। इन दो आपके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट की थी कि हमारा म्यू यहाँ पे कितना आया था 56 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अप्रोक्सीमेटली था 18। तो वो अगर हमारे पास है तो हम इस फंक्शन से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे y एक्सिस पे जो आपका है ये आपका है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो ये पॉइंट आपका x के रिस्पेक्टिव मूव होने वाला है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि x की वैल्यू इस डायरेक्शन में है आपका x। तो ये हमारा यहाँ पे x की वैल्यू म्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा है, तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे x कैलकुलेट कर सकते हो। अब जब आपको x मिल जाएगा तो उस x के लिए ये हाइट क्या रहेगी, मीन्स सपोज हमारा अभी x अगर इस पोजीशन पे है तो इस पोजीशन पे ये जो हाइट रहेगी, ये हाइट क्या होनी चाहिए, ये हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि x माइनस म्यू ये इस पर्टिकुलर टर्म में है, तो जब आपकी x की वैल्यू म्यू रहेगी तो यहां पे म्यू माइनस म्यू मीन्स ये आपका म्यू माइनस म्यू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो ये टर्म आपकी कैंसल आउट हो जाती है, जो तो उस वजह से इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। इसलिए ये जो फंक्शन होता है जहां पे x की वैल्यू म्यू होती है ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। और उसके बाद हमारा जो फंक्शन है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हमारी सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा जितना कम होते जाएगा आपका कर्व उतना टॉल होते जाएगा, तो वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर हमें सेम फॉर्मूला पाइथन में टाइप करना है तो हम इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हो कि हमने एक सेपरेट फंक्शन बना लिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वैल्यू कौन कौन से लगने वाले हैं इसमें, एक्स वैल्यू, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंट टर्म डिफाइन कर लेंगे। एक्सपोनेंट टर्म हमने यहाँ पे निकाली हुई थी, ये एक्सपोनेंट टर्म क्या है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमने क्या है यहाँ पे x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर हम डिनोट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये स्क्वायर हो गया, उसको 2 से डिवाइड करना है एंड निगेटिव साइन। सो उसको हमने 2 से डिवाइड किया और निगेटिव साइन हमें उसको दे दिया है। तो ये हमारी एक्सपोनेंट टर्म जो है वो डिफाइन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग फंक्शन जो है वो उसमें ऐड करना है। तो हमारा यहाँ पे रिमेनिंग फंक्शन क्या रह जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो
कि 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम नॉर्मली यहाँ पे मैथ फंक्शन से करते हैं, तो मैथ फंक्शन हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। सो मैथ डॉट स्क्वायर रूट हमें किसका लेना है, 2 इंटू पाई। सो पाई टर्म भी हमारी मैथ लाइब्रेरी में इंक्लूडेड होती है। तो 2 इंटू पाई का हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल मीन्स ई रेस टू जो कंपोनेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था वो। तो इससे हमारा ये फंक्शन जो होता है वो फंक्शन डिफाइन हो जाता है। बट अगर आपको सेम थिंग कैलकुलेट करनी है तो आपका एक इनबिल्ट फंक्शन भी इसमें दिया हुआ है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं फ्रॉम स्टैट scipy डॉट स्टैट, scipy डॉट स्टैट्स इंपोर्ट नॉर्म। इस फंक्शन से हम लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पीडीएफ फंक्शन कैलकुलेट करना है तो पीडीएफ फंक्शन हम यहां पे लिख सकते हैं नॉर्म डॉट पीडीएफ। पीडीएफ स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पे आपको 3 वैल्यू देनी होती है। फर्स्ट वैल्यू आपकी रहेगी कि किस पोजीशन के ऊपर मींस एक्स की वैल्यू आपकी क्या रहेगी जहां पे आपको हाइट कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि जहां पे सपोज हमारी म्यू की वैल्यू जहां पे 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 है। तो ये हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि म्यू की वैल्यू 0 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 है। उस केस में हम अभी पीडीएफ वैल्यू क्या आती है वो पोजीशन किस पे फाइंड करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब x जब म्यू के ऊपर रहेगा तब आपकी वैल्यू क्या आती है वो हम डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले आपको x की वैल्यू होती है 0, उसके बाद आप म्यू की वैल्यू प्रोवाइड करते हो कि वो भी हमारी 0 है एंड थर्ड टर्म आपकी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो ये कितना आया है 0.3989। तो ये फंक्शन हमारा कौन सा है, सबसे टॉप मोस्ट फंक्शन। तो अब हम x की वैल्यू राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अगर लेके जाते हैं तो क्या होना चाहिए, आपकी वैल्यू रिड्यूस होते जानी चाहिए। तो वो भी आप यहां पे चेक कर सकते हो। ये वैल्यू कितनी थी 0.398। तो हम और एक टर्म लिखते हैं नॉर्म डॉट पीडीएफ और एक करेंगे कि सपोज जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू हमारा 0 ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो ये टर्म आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। इस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू क्या है वो अभी हम चेक करेंगे। तो इसको जब हम रन करके देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.24, मतलब इससे कम है, तो वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप यहां पे देख सकते हो कि जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू यहां पे भी आने वाली है। तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू अगर -1 हो जाती है, इसी को मैं नीचे लेके जाता हूं फिर से एक बार, सेम थिंग नॉर्म डॉट पीडीएफ। अब यहां पे x की वैल्यू सपोज हमारी है -1, मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसको रन करके देखेंगे। अगेन देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई। क्यों, क्योंकि आपकी x की वैल्यू इस साइड में जाने दो या उस साइड में जाने दो, द कर्व इज सिमेट्रिकल, तो दोनों वैल्यू यहां पे सेम आने वाली है। तो जैसे जैसे हम यहां से दूर चले जाएंगे, सपोज यहां पे 3 सिग्मा के ऊपर अगर हम चेक करते हैं, 3 सिग्मा अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो यहां पे हम वैल्यू एंटर करेंगे सपोज 3, तो वो वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। यहां पे देखो 0.004, तो ये आपकी जो हाइट है वो बहुत कम रहती है। अब हम यहाँ पे और एक चीज देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हमारा y जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो स्टैंडर्ड डेविएशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट कम होने वाली है, और सिग्मा की वैल्यू जितनी आपकी कम होगी उतनी हाइट बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 थी वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब यहां पे हम और एक देखते हैं कि सेम थिंग नॉर्म डॉट पीडीएफ। अब यहां पे
जीरो पे ही वैल्यू चेक करेंगे, मीन भी हमारा जीरो है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 करके हम चेक करते हैं। जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है तो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कम हो गई। क्यों? बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाता है तब आपका कर्व की हाइट जो रहेगी वो हाइट कम रहेगी। व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर, तो वो यहां से हम पता कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू कम करते हैं तो हाइट इसकी बढ़नी चाहिए। सो नॉर्म डॉट पीडीएफ 0,0, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम करते हैं 0.5 और इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई 0.79। तो जितनी आप सिग्मा की वैल्यू कम करोगे आपके कर्व की हाइट ज्यादा रहेगी। मीन्स ये आपका जो कर्व रहेगा वो उस केस में ज्यादा हाइट पे रहेगा। तो ये इस पर्टिकुलर केस में डिनोट होता है, मतलब आपका सिग्मा कम हो रहा है तो आपकी हाइट बढ़ेगी, अगर सिग्मा आपका ज्यादा है तो कर्व ज्यादा वाइड रहेगा। तो हम यहाँ पे एक सिमुलेटर के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइड में मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो अगर ये मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0.38 कुछ तो भी आई थी। यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूं तो ये वैल्यू देखो फिर से चेंज हो गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो गया तो ये कम हो गई। तो इस हिसाब से अब हमें क्या देखना है कि अब हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी, ये पर्टिकुलर कर्व क्या कैलकुलेट करता है, द एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा हुआ था कि यहां पे मीन स्टूडेंट्स के मार्क कितने आए थे 56। तो अगर ये मीन मार्क्स है तो इससे कम मार्क्स आने के चांसेस आपके क्या रहेंगे 50% रहेंगे, और उससे ज्यादा आने के चांसेस क्या रहेंगे 50% रहेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं कि ये हमारा कितना है मीन मार्क्स इज 56, तो यहां पे हम सिमुलेशन में म्यू हमारा कितना था 56, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था 18। अब आपको क्या देखना है कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है यहां पे मीन की वैल्यू यहां पे आ चुकी है और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हमारा कर्व जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो हमें पता है कि जब x की वैल्यू अगर मीन से कम है तो 50% चांसेस है, तो यहां पे हम x की वैल्यू डालेंगे 56 ही। मीन्स अगर x की वैल्यू म्यू है तो हम यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे चांसेस क्या है स्टूडेंट के 56 से कम मार्क्स आने के। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे देखो व्हेन x इज लेस देन हम, तो यहां पे देखो 0.5% उसके चांसेस है कि उसके मार्क 56 से कम हो सकते हैं। तो ये किससे कैलकुलेट हुआ, एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर कर्व, उससे हो गया ये। अगर हमने यहां पे और एक चीज देखी थी कि अगर हमारे मार्क्स 48 है तो क्या चांसेस आने चाहिए, तो इस एरिया के अंडर का जो कर्व रहेगा वो जो एरिया रहेगा दैट विल बी द चांसेस। सो अगर हम यहां पे 48 एंटर करते हैं तो ये एरिया आ गया, चांसेस कितने हैं 0.32। अगर हम यहां पे देखते हैं कि नॉर्मली 99.7% चांसेस यहां तक हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर इसमें हमें कितने रिड्यूस करना है 56 माइनस 18, हमारा 14 हो चुका है। आई विल जस्ट यूज अ कैलकुलेटर कि 56 माइनस हमने 18 किया हुआ था, तब हमारा यहाँ पे 48 ने हमें 38 था, वो हम करेक्ट कर लेंगे। सो दिस वैल्यू इज 38। तो 15% चांसेस थे, ये वैल्यू भी यहां पे हम करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज 38। इससे और हम 18 कम कर लेंगे, क्या हो गया 20। तो ये पोजीशन आपकी क्या आ गई 20, और फिर से हमने इससे 18 माइनस किया तो रहने वाला है 2।
तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट आर द चांसेस कि स्टूडेंट को 2 से कम मार्क्स आएंगे, तो अगर हम इसको यहां पे ऐड करते हैं कि 2 से कम मार्क्स आएंगे, चांसेस क्या रहने वाले हैं, वेरी वेरी लेस। कितना आ रहा है, देयर आर 0.001 चांसेस। अगर हम इसको परसेंट में कंसिडर करते हैं तब भी आएगा 0.1% चांसेस है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 2 से कम हो सकते हैं, उसके चांसेस कितने हैं, 0.13% सिर्फ चांसेस है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑन अ लेफ्ट साइड। तो अगर ये हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एक चीज यहां पे पता होना जरूरी होती है, वो हमारी चीज होती है नॉर्मली अ जेड स्कोर। तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि वो हम एक बार यहां पे देख लेते हैं। वी विल जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर डायग्राम। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सके। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या देखना है कि ये आपका मीन है। सो मीन आपका डिनोट किया जाता है म्यू से, तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ म्यू। ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय अ सिग्मा। तो ये डिस्टेंस अगर सिग्मा है तो इस पोजीशन पे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू प्लस सिग्मा। तो अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये क्या रहने वाली है, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा। इस पोजीशन की हो गई। अगर हमें इस पोजीशन पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो क्या रहेगी, x इज इक्वल टू म्यू प्लस ये डिस्टेंस कितना है हमारा 2 सिग्मा। सो x प्लस 2 सिग्मा। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x प्लस 3 सिग्मा। सो इस वे में आपका जो पॉइंट है वो यहां से कितने दूर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर इन केस अगर आप जो पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो ये पॉइंट एग्जैक्टली सिग्मा डिस्टेंस पे नहीं है, यहां पे कहीं पे इन बिटवीन है इस पोजीशन पे, तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, x प्लस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू म्यू प्लस, आपको रेशियो देखना पड़ेगा कितने टाइम्स ऑफ सिग्मा यहां पे है। सपोज मिडल में है तो वो कितना रहेगा 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो ये जो हम टर्म वेरी कर रहे हैं वो कौन सी टर्म सिर्फ हमारी वेरी हो रही है, इस पोजीशन की टर्म हमारी वेरी हो रही है। तो ये जो आपकी टर्म होती है इस टर्म को बोला जाता है z वैल्यू, और वी कैन से इट एज अ z वैल्यू। तो ये z वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी इसी टर्म्स में। सो z इज इक्वल टू म्यू, अगर राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो x माइनस म्यू। सिग्मा इससे मल्टीप्लाइड है, अपोजिट साइड में जाते वक्त डेविएशन में डिवाइडेशन में आ जाएगा अपॉन सिग्मा। तो इससे हम z वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो z वैल्यू यहां पे कैसे वेरी कर रही है, देखो कि जहां पे मीन रहेगा x इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू म्यू सेम हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू इज 0। तो यहां पे आपके z की वैल्यू 0 होती है। तो आपका जो z एक्सिस होता है इस साइड में पॉजिटिव में जाएगा, इस साइड में निगेटिव में जाएगा। सो z वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होती है, यहां पे कितना रहेगा, z इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। लेफ्ट साइड में जाते वक्त माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा। अब ये आपकी z की वैल्यू क्या है, इन टर्म्स ऑफ है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो आपको z की वैल्यू जो आती है वो z की वैल्यू नॉर्मली आपको स्टार्ट होके लास्ट तक यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको एक z वैल्यू मिलती है। अब इस z वैल्यू में आपको एक टेबल मिलता है जिसको बोला जाता है z टेबल। सो पर्टिकुलर z टेबल की मैं एक ztable.net ये साइट है जहां पे आपको इस z स्कोर के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया की, वो एरिया यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसका एक कंप्लीट टेबल यहाँ पे दिया हुआ है।
तो अगर हम देखते हैं कि जब z की वैल्यू 0 रहेगी तब एरिया कितना होना चाहिए, 50%। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर z की वैल्यू म्यू के सेम है, मीन्स यहाँ पे जब आपकी वैल्यू 56 आती है, कंप्लीटली 0.5% आता है, यहाँ पे z की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वो हम z टेबल्स में देख सकते हैं, z इज इक्वल टू 0, तब आपकी ये वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है इसके एरिया के लेफ्ट साइड में, वो है आपका 0.5। तो इस हिसाब से आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें कि व्हेन z इज इक्वल टू 0 तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग अ z टेबल। अब ये आएगी व्हेन z इज इक्वल टू 0, वो आपकी होती है 0.5। अब हम और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि अगर यहां पे हमें देखना है कि हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पे कि आपको एक चीज कैलकुलेट करनी है कि आपको फाइंड आउट करना है कि जब किसी स्टूडेंट के मार्क्स सपोज 38 से कम होने के क्या चांसेस है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इस पोजीशन पे z की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहां पे हमने x की वैल्यू अभी क्या कंसिडर की है कि स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 38 के चांसेस, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है क्या आती है। तो आपने x क्या हो गया, 38 हो गया, तो वो आप यहां पे पुट करोगे 38 माइनस म्यू हमारा कितना है 56। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, यहां पे कितना है वो अप्रोक्सीमेटली 18। हम अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेंगे, डिवाइड बाय 18। तो ये कितना आ जाएगा आपका -18 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू -1। तो आपको ये कौन सी वैल्यू मिल गई है, z की वैल्यू। सो z की वैल्यू हमें अभी z टेबल में जाना है। z टेबल में जब z की वैल्यू -1 रहेगी तब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1586। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया, वो हम लिख लेंगे 0.1586। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू -1 इज गिवन बाय 0.1586। ये हमारा अभी आंसर आया है। तो वही हम अब किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इस सिमुलेशन में देखते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 56, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 18, देन यहां पे हमें वैल्यू चाहिए 38 के लिए 0.15866। तो सेम थिंग हमने यहां पे z टेबल से यहां पे अभी कैलकुलेट किया था। अब सेम थिंग हम देखेंगे कि पाइथन में कैसे करना है। तो पाइथन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अ norm.cdf। cdf में सिर्फ आपको z की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। z की वैल्यू हमने कितनी ली थी, -1। तो आप अगर इसको रन करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.1586। तो इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। z की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, z की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चीजें सिर्फ आपको पहले डिफाइन करने की जरूरत है। सो आप यहां पे डिफाइन करोगे, x इज इक्वल टू कितना है 38, म्यू इज इक्वल टू कितना है हमारा 56, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 18। तो वो हमें अभी यूज करना है। तो इससे हमें z मिलेगा। इसको रन करो, रन करने के बाद z की वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी, वही वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है एंड प्रेस एंटर। सो वी आर अगेन गोइंग टू गेट द सेम आंसर। तो इस हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप एज्यूम करो कि सेम टेबल, अगर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर हमें यहाँ पे प्लॉट करना है तो हम उसको प्लॉट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो
कि जो x की वैल्यू हम कहां से कहां तक प्लॉट करेंगे, म्यू से -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा में हम उसको प्लॉट करने वाले हैं और उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पीडीएफ फंक्शन। तो पीडीएफ नॉर्म डॉट पीडीएफ फंक्शन हमने देखा था यूज करते हैं, तो वो नॉर्म डॉट पीडीएफ फंक्शन हम यहां पे लेने वाले हैं। तो नॉर्म डॉट पीडीएफ फंक्शन से हमें क्या मिलने वाला है, y की वैल्यू, और उसको हम सिर्फ प्लॉट करोगे तो हम ये ग्राफ जो है वो यहां पे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मीन यहाँ पे 56 के ऊपर है, मैक्सिमम जो हाइट आई है वो कुछ 0.03 के आसपास है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 18 है। तो ये कर्व आपका ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद हम और एक चीज प्लॉट कर सकते हैं कि सीडीएफ मतलब क्या होता है, हमारी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी जब आपके मार्क्स 56 रहेंगे, आपकी 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी। सो यहाँ पे आपका कुछ तो भी 56 आएगा, वो आपका 56 यहाँ पे 0.5% प्रोबेबिलिटी के लिए जाता है। पूरे कर्व के अंडर का एरिया जो है वो यहाँ पे आता है, विच इज ऑलवेज बी 1। मीन्स आपके टोटल कर्व के अंडर की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, हमेशा 1 रहेगी। मीन्स अगर यहाँ पे आप देखते हो कि मार्क्स अगर आपके 100 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट 0.9925। सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग दैट पर्टिकुलर मार्क्स। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो इसके ऊपर नहीं जा सकते, बट यहाँ पे आपके कैलकुलेट होने के बाद देख सकते हैं, बट इट वोंट हैपन इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। सो सारी चांसेस है कि इससे आपके मार्क्स कम ही रहेंगे। तो इस हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जिसके अराउंड हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सो नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन आवर मीन इज 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। तो हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल की हम कैलकुलेशंस देखेंगे, आपको इस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज हम नोट डाउन करते जाएंगे। when mu is equal to 2 and standard deviation is 4, find the probability of the following interval। सो अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसके और इसके बीच में कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी है, सपोज ये हमारा है एक्स एक्सिस, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये 2 + 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स 2 + 4, यहाँ पे 6 रहेगी, 6 + 4 10, 10 + 4 14, लेफ्ट साइड में 2 - 4 -2 -6 -10, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब आपको ये आपका वाई एक्सिस है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हेन आवर प्रोबेबिलिटी इज 4.43। सो 4.43 कहां पे आएगा, कुछ तो भी इस जगह पे आने वाला है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया जहां पे आपकी x की वैल्यू कितनी है, यहां पे मैं इसको मार्क कर लेता हूं 4.43। और सेकंड पॉइंट हमें क्या पूछा है, इसके बीच में और 7.29 आपका रफली इस पोजीशन पे आएगा, 6 के बाद ये पोजीशन, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एरिया है, ये एरिया अभी हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे क्वेश्चन में पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इंटरवल। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिर्फ क्या करता है, हमें जो एक्स एक्सिस हमने लेते हैं जेड की वैल्यू, उसके लेफ्ट साइड का सिर्फ एरिया देता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया है माइनस इस पोजीशन के लेफ्ट साइड में कितना एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें वैल्यू कौन सी लगने वाली है, वी विल रिक्वायर्ड अ जेड वैल्यू। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द जेड वैल्यू। सबसे पहले हमें x1 कितना दिया हुआ है, x1 इज 4.43। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सपोज नाउ आई वांट टू कैलकुलेट अ z1। सो z1 इज इक्वल टू x1 - μ/6
सिग्मा. So 4.43 माइनस 2 डिवाइड बाय 4. वैल्यू क्या आती है हम यहाँ पे कैलकुलेटर में कर लेते हैं. सो 4.43 माइनस 2.23 ये आपका आएगा 2.43 डिवाइड बाय 4. सो हमारा आंसर क्या आ चुका है. मैं अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं यहाँ पे 0.61. एंड अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए. when z is equal to when x2 is equal to हमारी क्या वैल्यू थी 7.29. So again z2 is equal to x2 minus mu divided by sigma is equal to 7.29 माइनस म्यू की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 4. तो ये क्या हो जाएगा आपका 5.29 डिवाइड बाय 4. सो यहाँ पे आपकी Z2 की वैल्यू क्या आई है 1.32. तो हमारे पास अभी दो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है. तो इन दोनों वैल्यू से हम ये जो इंटरवल है वो इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है. सो CDF ऑफ Z1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0.61. ये क्या है हम इसको कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. Z की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पे आपका पॉजिटिव टेबल दिया है 0.6 एंड 001. ये वैल्यू कितनी है 0.729. तो वो हम लिख लेंगे. दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 0.729. एंड सिमिलरली हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है Z2 इज इक्वल टू 1.32 की वैल्यू. अगेन हमें इसको Z टेबल में देखना है. इसी को हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं. जब Z की वैल्यू 1.32 है, Z इज इक्वल टू 1.3 एंड यहाँ पे 0.02. सो ये वैल्यू हमें मार्क करनी है. कितनी आ रही है 0.906. सो दिस वैल्यू इज 0.906. सो हमारा क्वेश्चन क्या था. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन द रेंज ऑफ 4.43 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7.29 will be 0.906 माइनस 0.729. तो इनका जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी अवर आंसर. सो 0.090 0.906. Okay, I will just consider it as a 0.9 minus 0.729 इज इक्वल टू. सो हमारा आंसर क्या आ गया 0.171. सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वो आपकी x की रेंज इस इंटरवल में हो सकती है. ये प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है. अगर सेम हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे. सपोज हमारा x1 इज इक्वल टू 4.43. देन x2 is equal to 7.29.
देन आवर म्यू इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4। ये हमने स्टोर कर लिया है। सो आपकी वैल्यू किस चीज की चाहिए हमें? सबसे पहले हमें z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड x2 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है? z1 और z2 वैल्यू को norm.cdf में पुट करना है। सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सो प्रोबेबिलिटी, सो आई एम राइटिंग it as a probability is equal to norm dot cdf of z2 minus norm dot cdf of z1। तो इससे हमें वो मिल सकता है। तो हम इसको रन करके देखेंगे और इसको प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट PR। सो वैल्यू कितनी आई है? 0.178। तो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। सो वी हैव वेरीफाइड दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड व्हाट आवर पाइथन कोड इज गिविंग अस आर नथिंग बट अ सेम थिंग। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी एंड यू हैव, आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको पाइथन से कैसे कैलकुलेट करना है एंड मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप आप दूसरा जो प्रॉब्लम दिया है कि उसकी रेंज -43 से लेके 5.39 में है, तो क्या आपका आंसर आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।